डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना वायरस से संक्रमितों के ट्रैकिंग और टेस्टिंग पर जोर दिए जाने के बाद अब घर बैठे कोरोना जांच कराना आसान हुआ। शनिवार को मोबाइल टेस्टिंग वैन सेवा का शुभारंभ किया गया। फिलहाल जिले में 8 वैन जाँच करने के लिए लगाया गया है। डीएम प्रणब कुमार ने झंडी दिखाकर मोबाइल वैनों को प्रखंडों के लिए रवाना किया। जिले में कोरोना संक्रमण की दर काफी हद तक काबू में नजर आ रही है, लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने बताया कि अगर समय पर लोगों की जांच होती रहे तो संक्रमण फैलने से रोकने में काफी मदद मिलेगी। इसी वजह से प्रशासन ने जिले में मोबाइल जांच सेवा का शुभारंभ किया है, ताकि जो लोग लैब या अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको घर बैठे इसका लाभ मिल सके। लगातार संक्रमण दर में कमी आ रही है और हम लोग ये चाहते हैं कि जिले के हर एक क्षेत्र में इसकी जांच करके सुनिश्चित किया जाए कि संक्रमण वाकई कम हो रहा है और यदि कहीं संक्रमण की स्थिति है तो उसको इनिशियल स्टेज पे ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लें ताकि सही ट्रीटमेंट और सही आइसोलेशन किया जा सके। इसी के उद्देश्य से आज 8 चलंत सैंपलिंग के लिए चलंत वाहन भी आज से स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि ये वाहन विभिन्न पंचायतों में भी जाएंगे और वहाँ सैंपलिंग कराई जाएगी, टेस्टिंग कराई जाएगी और उसके आधार पर फिर संक्रमण का पता कराया जाएगा। इसको लेकर लगातार हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ भी वार्ता कर रहे हैं। जिले के सभी मुखियागण के साथ भी हम लोगों की समीक्षा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त हिट एप्लीकेशन के माध्यम से, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग के माध्यम से भी गांव-गांव के जितने भी पॉजिटिव केसेस हैं उनकी ट्रैकिंग कराई जा रही है। उन लोगों का सैचुरेशन लेवल नापा जा रहा है और आवश्यक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनको मेडिसिन दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस तरह के चारों सामूहिक प्रयास से निश्चित रूप से संक्रमण बिल्कुल ख़त्म की स्थिति में आएगा और ये लगातार ये अभियान, ये प्रक्रिया सैंपलिंग करने की और वैक्सीनेशन की लगातार जारी रहेगी। तो सभी मोबाइल वैन द्वारा सब प्रखंडों में जांच की जाएंगी या कंटेनमेंट जोन, उसमें क्या क्या मौजूद है सर एम्बुलेंस में? इसमें टेस्टिंग किट, सैंपलिंग किट्स उपलब्ध रहेंगे और जाकर के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्रों हो, सभी जगह जाकर जाँच की जाएगी। उसके लिए पूरा हम लोग माइक्रो प्लानिंग करेंगे और कर रहे हैं कि किस क्षेत्र में किस दिन किस गाड़ी के माध्यम से जाँच होगी, ताकि हम लोग वहाँ तक पहुँच सके जहाँ पर सैंपलिंग के लिए लोगों को दूर तक ना आना पड़े। तो हम लोग उनके द्वार तक पहुंच करके सैंपलिंग कराएंगे। जिलाधिकारी प्रणब कुमार के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में एक सामुदायिक किचन का शुभारंभ किया गया। डीएम प्रणब कुमार ने बताया कि इन सभी जगहों पर निर्धारित मेन्यू के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। डीएम ने कहा कि हर हाल में सभी प्रखंडों के मुख्यालय में एक सामुदायिक किचन का संचालन शुरू हो। इस दौरान सभी सामुदायिक किचन में शारीरिक दूरी का अनुपालन किया जाएगा। डीएम के निर्देश के बाद आपदा शाखा के द्वारा सभी प्रखंडों में सामुदायिक किचन का संचालन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए मजदूर, निर्धन, निराश्रित, निःशक्त आदि जरूरतमंद लोगों और कोरोना मरीज के स्वजनों के लिए शहर के 7 स्थानों पर आपदा प्रबंधन के तत्वावधान में सामुदायिक किचन का संचालन किया जा रहा है, जिसमें दैनिक रूप से जरूरतमंद लोगों को दोनों समय का भोजन दिया जा रहा है। सभी प्रखंडों में सामुदायिक किचन शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में भी 7 से ज़्यादा सामुदायिक किचन चल रहे हैं। क्योंकि जो ये प्रतिबंध लागू हैं उसके दृष्टिगत हम लोगों का यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे और ऐसी स्थिति में हम लोग ने यह लागू किया है। यहाँ तक यदि कोई व्यक्ति चाहे तो फ़ोन करके बता देने पर सामुदायिक किचन से घर पर भी ले जाकर खाना, होम डिलीवरी सुविधा। कोरोना महामारी में कोरोना संक्रमितों के इलाज में लगे एसकेएमसीएच के एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को जमकर प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना महामारी में जहां अन्य राज्यों के द्वारा कोविड मरीजों के लिए काम कर रहे तमाम जूनियर डॉक्टरों को कई तरह के लाभ और अन्य कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं अब तक बिहार सरकार किसी भी प्रकार का लाभ जूनियर डॉक्टरों को नहीं दे रही है। आपको बता दें कि जहां अन्य राज्यों में इंटर्नशिप का लाभ देकर इस कोरोना महामारी में मदद कर रहे जूनियर डॉक्टरों की हौसला अफजाई कर रही है,
अब इसी तर्ज पर यहाँ के इंटर्न डॉक्टर भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एसकेएमसीएच में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि एमबीबीएस पास आउट छात्रों ने कोविड-19 के इस काल में ड्यूटी करवाया जा रहा है। ना तो उन्हें इंश्योरेंस का लाभ मिल रहा है और ना ही अन्य सुविधाएं। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वह सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारा मांग आज स्टाइपेंड इंक्रीमेंट इशू के लिए हम लोग किए हुए प्रोटेस्ट। जैसा मतलब आप देखें कि जो आईजीएमएस यूनिवर्सिटी है या फिर एम्स है, वहाँ पर इंटर्न को जो है स्टाइपेंड 23,500 26,000 और अदर स्टेट में जो है स्टाइपेंड 30,000 40,000 है। लेकिन हमारा जो बिहार गवर्नमेंट के जो जितने कॉलेजेस हैं वहाँ पे अभी तक स्टाइपेंड मात्र 15,000 रुपये है। तो जबकि उनका रूल ये है कि हर 3 साल पे उनको रिन्यू करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। लेकिन लास्ट जो इंक्रीमेंट हुआ था वो 2013 में हुआ था। तो हम ये बस चाहते हैं कि ये जो 5-6 साल का गैप हुआ वो जल्द से जल्द स्टाइपेंड को इंक्रीज करें, ताकि जो हमारे जो बैच के जो भी कलीग हैं वो अपना जो काम है बहुत अच्छे ढंग से कर सकें, प्रोत्साहित रूप से काम कर सकें। का जो भी डिमांड है वो लिख के हमको दिए हैं और उसको मैं सरकार के यहाँ एक्साइज कर रहा हूँ। और क्या बोले, हर कोई एक व्यक्तिगत डिमांड इनका नहीं है, सामूहिक है। तो सामूहिक डिमांड सामूहिक हर बैटल कॉलेज का डिमांड के साथ इनका भी पूरा होगा। अगर सरकार उचित समझेगी पूरा करेगी और सभी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के साथ एक ही जैसा व्यवहार होगा। और जैसे अन्य जगह मिल रहा है? नहीं, अन्य जगह नहीं मिल रहा है। इन एग्जाम्पल मत पेश कीजिए। एम्स की अलग व्यवस्था है, आईजीएमएस की अलग व्यवस्था है, बिहार सरकार की अलग व्यवस्था है, यूपी सरकार की अलग व्यवस्था है। तो वहाँ से यहाँ को कंपैरिजन करने का कोई तर्क नहीं है। सब सरकार स्वतंत्र है, सरकार अपने ज़रूरत के हिसाब से कार्य करती है। आप सर फॉरवर्ड करो। हाँ, जो पत्र आएगा तो वो तो मुझको मेरे अधीन तो जो भी आएगा पत्र अगर उचित होगा तो जरूर फॉरवर्ड करेंगे। सरकार क्या करेंगे, सरकार उसको निर्णय लेगी जैसा। अय्यापुर पुलिस ने बसवारी वाले बैंक को लूटने की योजना बना रहे 3 शातिरों को पकड़ा है। शुक्रवार को नाजिरपुर में छापेमारी कर पुलिस ने 2 शातिर शहबाजपुर के मिंटू कुमार और नाजिरपुर के रोहित कुमार को पकड़ा। इनके निशानदेही पर पटना से शहबाजपुर के मुरारी कुमार को दबोच लिया। रोहित के पास से एक कट्टा व कारतूस बरामद किया गया है। इसके अलावा चोरी की 3 बाइक बगैर नंबर के और 4 मोबाइल भी पुलिस ने मौके से जब्त किया। पूरे मामले पर सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नाजिरपुर इलाके में कुछ अपराधियों का जमावड़ा लगा हुआ है, किसी बसवारी वाले बैंक को लूटने की साजिश बुन रहे हैं। पुलिस के द्वारा नाजिरपुर इलाके की नाकेबंदी की गई। इस दौरान मिंटू और रोहित को पकड़ लिया। वहीं दरभंगा के सोनू कुमार, नाजिरपुर गायत्री मंदिर के समीप का रहने वाला सूरज कुमार और शहबाजपुर चक गाजी का संतोष झा भाग गया, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। एक लूट की योजना बनाते हुए 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है हथियार के साथ में। एक बैंक लूट की योजना बना रहे थे, जिसे समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें संलिप्त कुछ और अपराध कर्मियों का नाम पता आया है सामने में। इसके गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। कहाँ पर से हुआ घटनास्थल, कहाँ पर जमे हुए थे? अय्यापुर में ही एक इलाके में, शहबाजपुर इलाके में इन लोग जमे हुए थे और फ़ोन पे ही सारा प्लानिंग इन लोगों ने कर रखा था, जिसकी सूचना पुलिस को किसी तरह मिल गई और पुलिस ने एक बड़ी अपराध की घटने से बचा लिया। कोई बड़ा अपराधी इनमें से? अभी सभी का आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है। एक अपराध कर्मी 4 बार जेल उसमें जा चुका है और 2 अन्य की भी छानबीन चल रही है। एक के विषय में भी पता चला है कि एक शराब के आरोप में जेल जा चुके हैं। तीसरे का भी आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। बरामदगी में क्या क्या था? बरामदगी में उनके पास से हथियार की और मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है, मोबाइल की बरामदगी हुई है। पिस्तौल के बल पर ऑक्सीजन सिलेंडर लदी पिकअप वैन को घेरने व भीड़ द्वारा फॉर्च्यूनर कार सवार की पिटाई मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है। गायघाट निवासी पिकअप चालक नवल कुमार ने पिस्तौल के बल पर ऑक्सीजन सिलेंडर गाड़ी घेरकर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जबकि एसकेएमसीएच में भर्ती बालूघाट निवासी अमन कुमार ने पुलिस को बताया है कि गाड़ी साइड लेने के विवाद में हल्का बाताबाती हुई थी। इसी मुद्दे पर साजिश रचकर नवल ने भीड़ को जुटा लिया
इसके बाद भीड़ ने मॉब लिंचिंग में हमला कर उसकी हत्या करने की कोशिश की। अमन ने जब्त पिस्तौल को लाइसेंसी बताया है। कहा है कि पिस्तौल का लाइसेंस उसके गाड़ी मालिक के नाम पर है, जो हमला के वक्त मौके से जान बचाकर निकल गए थे। नगर डीएसपी रामनरेश पासवान ने बताया कि अमन की हालत चिंताजनक हो गई थी, जिसके बाद रात में उसे सदर अस्पताल से एसकेएमसीएच में रेफर किया गया। प्रारंभिक छानबीन में रोड रेज का मामला है। ऑक्सीजन सिलेंडर लूट की कोई कोशिश नहीं हुई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर के लिए बयान दर्ज कराया है। पुलिस छानबीन की मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। जब्त पिस्तौल का लाइसेंस उपस्थापित करने का निर्देश कार सवार युवकों को दिया गया है। कुछ नहीं कहा जा सकता है। लकड़ी ढाई बांध पे सूचना मिली सिकंदरपुर ओपी को पहले कि एक आदमी को पकड़ा हुआ है, उसके पास कुछ हथियार भी है और उसको लाया गया है। वही था जख्मी है, उसका ट्रीटमेंट हम लोग करवा रहे हैं। देखते हैं क्या मामला है। युवक का नाम क्या है सर? हाँ, इसका नाम अमन कुमार है। कितने लोग थे सर? ये लोग 3-4 लोग थे। अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं। अभी कुछ बहुत बोलना जल्दीबाजी हो जाए। कुछ जब्त भी है सर? हाँ, एक पिस्टल है। मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची को नई पहचान मिली है। अब देश दुनिया में शाही लीची की बिक्री जीआई टैग के साथ होगी। बौद्धिक संपदा कानून के तहत शाही लीची को जीआई टैग मिला है। 2.5 सालों की जांच पड़ताल में संतुष्ट होने के बाद शाही लीची को भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री ने टैग दिया है। शाही लीची का जीआई नंबर 552 होगा। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर शेषधर पांडे ने बताया कि जीआई टैग मिलने से शाही लीची की बिक्री में नकल या गड़बड़ी की आशंकाएं काफी कम हो जाएंगी। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण के किसान ही शाही लीची के उत्पादन का दावा कर सकेंगे। ग्राहक भी ठगे जाने से बच सकेंगे। साथ ही शाही लीची को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए लीची अनुसंधान केंद्र में स्थित लीची प्रसंस्करण केंद्र को अतिशीघ्र चालू कर दिया जाएगा, जिससे लीची को 45 से 50 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही लॉकडाउन के कारण उत्पन्न बाजार की समस्या को दूर करने में लीची उत्पादक किसानों को बेहद मदद मिलेगी। नहीं, फूड प्रोसेसिंग उसका जो है वो चालू है। अब लीची का जो शुरुआत होगी, अब उस पर जो है वो उसका होगा। हम लोगों का इस बार प्लान है कि करीब 15 टन का ट्रीटमेंट करके हम अपनी व्यवस्था है उसके तहत उसको रख के और देखेंगे कि कहाँ तक जो है उसका 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन कहाँ तक उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है। और हमारे पास 5-5 टन के 3 अपने वो स्टोरेज उसके वो हैं, उसमें रिसर्च के लिए जो है इस बार भी हम लोग रखेंगे और उस ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा ट्रीटमेंट करके। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रखंडों में सामुदायिक किचन शुरू किया गया है, ताकि लॉकडाउन में गरीब लाचार लोगों को निःशुल्क भोजन मिल सके। वहीं गायघाट के जारंग हाई स्कूल में जिला प्रशासन के आदेश पर अंचलाधिकारी राघवेंद्र कुमार राघवन की देखरेख में सामुदायिक किचन शुरू किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, इस महामारी में रोज कमाने खाने वालों पर आफत कर दी है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया सामुदायिक किचन जरूरतमंदों के लिए सराहनीय पहल है। गायघाट के सामुदायिक किचन में बच्चे भी खाते दिखे। कैसा खाना है बाबू? क्या हुआ? ठीक है। क्या खा रहा है? मतलब कितना टाइम का खाना यहाँ दिया जा रहा है? सुबह और शाम। सुबह शाम 20 तारीख से शुरू। मतलब बच्चों में भी देख रहे हैं कि जो बच्चे लाचार है दिवस वो अपनाते हैं। दिनांक 20/5/2021 के संध्या से अब तक कितने लोग खा चुके हैं समुदाय किचन में? कल तक 78 लोग खाए हैं। कब तक चलेगा यह समुदाय किचन? लॉकडाउन की अवधि में निर्धन, निराश्रित एवं अन्य नाजुक वर्गों के लिए शुरू किया गया है। अभी 25 तक लॉकडाउन लागू है, उस समय तक चलना चाहिए। राजद के कुढ़नी से विधायक अनिल सहनी सरकार पर हमलावर हैं। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था न होने को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब उन्होंने सुशील कुमार मोदी के बयान को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि क्या पूरे बिहार में सिर्फ राजद और कांग्रेस के ही लोग हैं? क्या भाजपा और जेडीयू के लोग नहीं हैं? आपकी डबल इंजन की सरकार खत्म सरकार है और लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण की गति तेज न होने के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया था। कम हो रहा है तो राजद कांग्रेस वाला नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब आप खत्म है।
रास्ते और कांग्रेस के लोग सबसे ज़्यादा है इस बिहार में। तो आप तो खत्म ना समझिए, आपका भाजपा जनता दल डबल इंजन की सरकार, आपकी खत्म सरकार है। जनता मर रही है और कोई देखने वाला नहीं। वैश्विक महामारी कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के वीर योद्धा के बीच भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एम राजू नैयर के नेतृत्व में नाश्ता पानी और N95 मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में यातायात, पुलिस और सफाई कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सेवा दे रहे हैं। इनके हौसला अफजाई के लिए हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है और इन लोगों की सेवा करते हुए हम लोगों को गर्व महसूस होता है। आगे भी यह कार्यक्रम जारी रहेगा। जी, आज भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में हम लोगों ने नेशनल चेयरमैन होने के नाते आज इस वैश्विक महामारी में जो कोरोना योद्धा जो अपने रूप में जो सेवा दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था में जो काफ़ी सुचारू रूप से उन्होंने जो काम कर रहे हैं टावर पे, तो उन लोगों को जो है कोई देखने के लिए नहीं है। तो हम लोगों ने ये सोचा ये जो 24 घंटा हम लोगों को सेवा दे रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस का सबसे बड़ा योद्धा के रूप में आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना घर बार छोड़कर हम लोगों की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए एम्बुलेंस फंस रहा तो उसको निकालने का काम यही लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने भारतीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में हम लोगों ने उन लोगों को नाश्ता पानी और N95 मास्क वगैरह इनको देकर इनको सम्मानित कर रहे हैं कि इन लोगों का हौसला अफजाई हो। ये एक मैसेज हम लोग देने का काम कर रहे हैं कि जो भी समाज सेवी हैं वो बढ़ चढ़ के आए, इन लोगों के दुख की पीड़ा को समझें, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में सब लोग जो खड़े जब होंगे तब जाके ये कोरोना पूरी तौर से पराजित होगा और ये प्रशासन का मनोबल आगे बढ़ेगा। अंडे की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। प्रति ट्रे 50 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर होटल रेस्टोरेंट बंद होने और सड़कों के किनारे अंडे के ठेले खेमचे न लगने के बावजूद अंडे की मांग बनी हुई है। कारोबारियों का कहना है कि बाहर से माल नहीं आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी मांग है। लोग इम्यूनिटी बनाने के लिए कोरोना काल में बड़ी संख्या में अंडे खरीद रहे हैं, इसलिए दामों में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही कारोबारियों का कहना है कि लॉकडाउन लागू है, ऐसे में सुबह में ही कुछ देर सरकार ने दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, ऐसे में उनकी बिक्री पर भी असर होता है। ये तो वक्त नहीं मिलता है, सुबह 6 से 10 बजे से मुमकिन नहीं है। और आपको सुबह 7 बजे दुकान खुलती है, 10 बजे बंद कर देनी पड़ती है, बंद करने का वक्त नहीं हो गया। और रेट का पोजीशन ये है कि ऊपर में माल बहुत कम है, जिसके कारण रेट का हाई लेवल बढ़ गया है। हाई लेवल रेट ज़्यादा कितना बढ़ गया है रेट पहले से? भाई आपको 200 से 300 रुपये कस्टमर आते हैं, अच्छी बातें आते तो है, तब खोलते हैं, नहीं आते तो खोलते ही नहीं। मार्केट में अंडा का दाम आसमान छू रहा है। मार्केट में अंडा का दाम 10 रुपये हो गया है, आसमान छू रहा है। जो 10 रुपये तो नहीं हो गया है, 7 रुपये हुआ है। नहीं नहीं, मार्केट में आपके यहाँ नहीं बोल रहे, मार्केट में जो रिटेलर दुकानदार है उनके भी 8 रुपये रेट है। 10 रुपये की बात आ रही है। रेट बढ़ने का कारण क्या है पीछे इसमें? आवाज़ की कमी, आवाज़ की कमी है, प्रोडक्शन की कमी है। लॉकडाउन से पहले कितना रेट? 50 पैसे अंडा बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया। 50 पैसा एक अंडे पर रेट बढ़ गया। मार्केट में अंडा आसमान छू रहा है, दाम अंडा कारण क्या है इसके पीछे? हमको लगता है कि बाहर से अंडा नहीं आया, लोकल ही पर निर्भर है। पहले इतने कस्टमर आते हैं कि नहीं? नहीं, कोई कस्टमर एकदम नहीं आता है, बहुत कम, नाम से बराबर। बाहर से अंडा नहीं आ रहा, इसी कारण दाम में बढ़ोतरी हुई। लोकल अंडा तो अवेलेबल है, जितना अंडा होना चाहिए और मार्केट में उतना अंडा है नहीं। हाँ, इसकी वजह से बढ़ोतरी है। इसमें क्या कालाबाजारी करके लोग अंडा को रख लिया हुआ है? ऐसा कालाबाजारी इसमें नहीं, दाम बढ़ाने का मतलब 10 रुपया हो गया है। उसका सिस्टम है, रेट बढ़ाता है घटाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।